दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के बाद शनिवार को गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट की कैनोपी गिर गई है। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह तीसरी इसी प्रकार की घटना है। इससे 2 दिन पूर्व जबलपुर एयरपोर्ट पर 27 जून को कैनोपी गिर जाने से एक अधिकारी की कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। मानसून की शुरुआत में ही नवनिर्मित एयरपोर्ट की कैनोपी गिरने से घटिया निर्माण कार्य की पोल खुल गई है। बता दें कि राजकोट शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर इस ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी ने पिछले साल 27 जुलाई में किया था। दिल्ली में भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आईजीआई के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई थी। हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई। 8 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली फायर सर्विस डीएफएस के अधिकारियों ने बताया कि टर्मिनल 1 पर डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए पार्किंग एरिया में सुबह गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। इसी दौरान पार्किंग की छत गिरने से और छत का भारी भरकम हिस्सा और लोहे से 3 सपोर्ट बीम गाड़ियों पर जा गिरे। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी सांसदों की दिल्ली में बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय रायपुर लौट आए हैं। यहां मीडिया से बात करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि दिल्ली में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के सभी बीजेपी सांसदों के साथ बैठक हुई, जो एक परिचयात्मक बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महासचिव महामंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी मौजूद रहे। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल को लेकर एक बार फिर हंसते हुए सीएम साय ने टाल दिया। विष्णुदेव साय ने कहा कि जब समय आएगा तब मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। सीएम ने नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि नीट पर कार्रवाई हो रही है। एचआरडी मिनिस्टर ने कहा कि मामले में कार्रवाई की जाएगी, जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। बोल रहे हैं हमारे मंत्री एचआरडी मिनिस्टर की बक्से नहीं जाएंगे, कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो भी रही। कल हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सभी सामान्य सांसदों के साथ बैठक था और ये बैठक परिचयात्मक था और इसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और श्री शिव प्रकाश जी भी उपस्थित थे और हम लोग यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे, हम भी गए थे। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से छत्तीसगढ़ बीजेपी सांसदों की बैठक में शामिल होकर सीएम विष्णुदेव साय अपनी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर वापस लौट आए हैं। यहां मीडिया से बात करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि दिल्ली में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों के साथ बैठक हुई, जो एक परिचयात्मक बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी मौजूद रहे। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल को एक बार फिर हंसते हुए सीएम ने टाल दिया। विष्णुदेव साय ने कहा कि जब समय आएगा तब मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। सीएम ने नीट परीक्षा को लेकर भी कांग्रेस पर पलटवार किया है और कहा कि नीट पर कार्रवाई हो रही है। एचआरडी मिनिस्टर ने कहा कि मामले में कार्रवाई हो रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां सीएम विष्णुदेव साय बीजेपी सांसदों की दिल्ली में बैठक में शामिल होकर वापस राजधानी रायपुर लौट आए हैं। यहां मीडिया से बात करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि दिल्ली में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के सभी बीजेपी सांसदों के साथ बैठक हुई, जो एक परिचयात्मक बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी मौजूद रहे। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल को लेकर एक बार फिर हंसते हुए सीएम साय ने टाल दिया। विष्णुदेव साय ने कहा कि जब समय आएगा तब मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। सीएम ने नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि नीट पर कार्रवाई हो रही है। एचआरडी मिनिस्टर ने कहा है कि मामले में छानबीन की जा रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिज्ञासा जुड़ी हुई हैं। जिज्ञासा, सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली में सांसदों की बैठक में, संसदीय दल की बैठक में शामिल होकर वापस राजधानी लौट आए हैं। दिल्ली में सीएम की बैठक को लेकर किस प्रकार की बातें अब तक सामने आई हैं?
देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है लगातार दिल्ली के दौरे पर रहे हैं, वो पहले प्रधानमंत्री से मिले हैं कुछ दिन पहले और अभी वह जो जेपी नड्डा से मिलते हुए नजर आए हैं। लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का पद जो है वो खाली है और मंत्रिमंडल में विस्तार होने की चर्चाएं जो है लगाई जा रही है, तो इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल में विस्तार होना, बृजमोहन अग्रवाल के संसद बनने के बाद जिस तरह से शिक्षा का पद खाली और एक और मंत्री का जो पद खाली है और उसके लिए भी प्रयास लगाए जा रहे हैं कि 3 मंत्रियों का बदलाव और जो है पार्टी के अंदर हो सकता है, कैबिनेट में हो सकता है। इन्हीं सभी चर्चाओं को लेकर जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो अपने आला कमान से जो लगातार मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर कहा कि जब समय आएगा तो मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया जाएगा। हालांकि ऐसा तो हर मुख्यमंत्री ही बोलता है कि जब समय आएगा, लेकिन वो समय कब आएगा? देखिए, जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि बृजमोहन अग्रवाल अभी नहीं बल्कि बाद में जो इस्तीफा देंगे, लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद ही बृजमोहन अग्रवाल अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया और उसके ठीक 1 दिन बाद जो उन्होंने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। तब ये कयास लगाया जा सकता है, जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, तो देखने वाली बात हो सकती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और उनकी सोच है, तो मुझे लगता है कि जल्द ही जो है मंत्रिमंडल का विस्तार जो है कैबिनेट में और छत्तीसगढ़ में कर दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादा दिन का समय इन सभी चीजों में नहीं है, तो जल्द ही जो है मंत्रिमंडल का विस्तार छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। बिल्कुल, सीएम विष्णुदेव साय से नीट मुद्दे को लेकर जो कि आजकल पूरे देश में गरमाया हुआ है, सीएम विष्णुदेव साय से उस मुद्दे पर भी सवाल किए गए। सीएम ने क्या कुछ बयान दिया, क्या कुछ बातें जनता के सामने रखी सीएम ने? देखिए, इससे पहले भी जो है नीट के सवाल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से प्रश्न किया जा चुका है, जिस पर वे लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसका जो मामला है इसका केंद्र सरकार भी जो गंभीरता से ले रही है, इस पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश जो दिए जा चुके हैं। बस उनका यही कहना है कि कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए जा चुके हैं और इस पर कार्यवाही हो रही है। लेकिन संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों में नीट का मामला उठा हुआ नजर आ रहा है, काफी गंभीर माना जा रहा है। और कल ही जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी नीट के मामले को उठाया था, लेकिन बाद में उनका माइक बंद कर दिया गया था। तो ये जो है नीट का मामला काफी गंभीर है, लेकिन सत्ता पार्टी जो है उसमें यही कहते हुए नजर आ रही है कि सरकार इस पर गंभीर है और जो है कार्यवाही के आदेश जो दिए जा चुके हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से सीएम विष्णुदेव साय ने भी कहा कि नीट मामले को लेकर और मंत्रिमंडल विस्तार पर लेकर भी उन्होंने कहा कि आगे चलकर जब समय आएगा, जब मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। जिज्ञासा, आप हमारे साथ बनी रहिए, हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इसकी वजह है यहां से कभी विधानसभा चुनाव ना हारने वाले बृजमोहन अग्रवाल। लोकसभा चुनाव 2024 में सांसद का चुनाव लड़ा। चुनाव जीतकर सांसद बने बृजमोहन अग्रवाल ने सांसद बनने के बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया, जिससे अब ये सीट खाली हो गई है। जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की खास बात यह है कि यहां हर जाति, वर्ग और समुदाय के लोग रहते हैं। बावजूद इस सीट पर बृजमोहन अग्रवाल को कभी हार नहीं मिली, यानी इस सीट पर जातिगत समीकरण काम नहीं आता है। ऐसे में बीजेपी की ओर से कई नेताओं की नजर इस समय रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिज्ञासा चंद्रा जुड़ी हुई हैं। जिज्ञासा, जिस प्रकार से रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, दोनों दल कांग्रेस और बीजेपी की ओर से अब तक इस पर क्या कुछ आउटकम निकलकर सामने आया है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है दोनों पार्टियों की ओर से? देखिए, दक्षिण रायपुर में जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल का परचम लहराया था, पूरी तरह से साफ है। बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से जिस उम्मीदवार का नाम घोषित करेंगे शायद उनकी जीत निश्चित है। बात करें उम्मीदवारों की तो संजय श्रीवास्तव जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री है, वहीं सुनील सोनी जो रायपुर लोकसभा के ही जो है सांसद रह चुके, बृजमोहन अग्रवाल से पहले केदार गुप्ता, ये सभी जो है कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है, काफी अच्छे इनकी जो है पकड़ है।
दक्षिण रायपुर में तो इन्हें जो है प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी अपना कांग्रेस में उपचुनाव जो है दक्षिण रायपुर में बना सकती है। संजय श्रीवास्तव, केदार गुप्ता, अनुराग अनुराग अग्रवाल और जो है सांसद सुनील सोनी, ये चारों के नामों की चर्चा जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये चारों में से जो है किसी एक को जो है भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। वही बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में भी अच्छे खासे उम्मीदवार है जिनकी पकड़ जो है दक्षिण रायपुर में काफी पहले से और काफी अच्छी पकड़ जो है। बात करें कांग्रेस की उम्मीदवारी की, तो जो है प्रमोद दुबे जो रायपुर नगर निगम के जो है वो सभापति रह चुके हैं, सुनील सोनी जो है ये भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनकी भी जो नामों की उम्मीदवारी की जा रही है। वही कन्हैया अग्रवाल के भी नामों की जो उम्मीदवारी की जा चुकी है। तीनों की जो पकड़ कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है अच्छी खासी जो है अच्छी खासी दक्षिण रायपुर में देखी जा सकती है। तो उपचुनाव में जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों की ओर से जो कड़ी टक्कर जो है दक्षिण रायपुर में देखने को मिल सकती है। जिज्ञासा, जैसा आपने कहा कि ब्रजमोहन अग्रवाल जिसका नाम आगे कर देंगे, जिसको वो उम्मीदवार बना देंगे, उसका जीतना तय है। हालांकि यह तो माना ही जा रहा है कि ब्रजमोहन अग्रवाल जिसको अपना उत्तराधिकारी इस सीट के लिए बनाएंगे वह जीतेगा, लेकिन क्या भाजपा के लिए या ब्रजमोहन अग्रवाल के लिए इस सीट को उतना ही जितना जीतना आसान होगा जितना ब्रजमोहन अग्रवाल अब तक जीतते चले आए हैं, क्योंकि कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी? देखिए, जो मैंने पहले ही कहा है कि दक्षिण रायपुर में जो उपचुनाव होगा उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली, क्योंकि जिस तरह के उम्मीदवारों की जो चर्चाएं दोनों पार्टी की ओर से और जिन जिन उम्मीदवारों की चर्चाएं जो है दोनों पार्टियों की ओर से, सभी की पकड़ जो है दक्षिण रायपुर में बेहतर नहीं बेहतरीन कहा जा सकता। सभी की पकड़ बहुत अच्छी है दक्षिण रायपुर में, तो सभी का वर्चस्व भी जो है काफी अच्छा है, अच्छे चेहरे हैं और काफी समय में सभी को राजनीति का लंबा अनुभव रहा है। तो कांटे की टक्कर जो देखने को मिल सकती है। हम पूरी तरह से आश्वस्त होकर यह नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास भी जो उम्मीदवार है काफी अच्छा लंबा अनुभव है और दक्षिण रायपुर में उनकी पकड़ जो है काफी अच्छी है। जिज्ञासा, जिस प्रकार से इस सीट पर, रायपुर दक्षिण सीट पर सभी जातियां रहती हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं, तो इससे यह तो साबित होता है कि जातीय समीकरण काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर अधिक लोगों की, अधिक प्रकार के वोटों की, किसी जाति के अधिक वोटों की बात की जाए, तो कौन सी जाति यहां अधिकाधिक संख्या में है जिसका दोनों ही पार्टी जिसको ना तो नाखुश करना चाहेंगी और ज्यादा से ज्यादा उनको लुभाने का प्रयास करेंगी? देखिए, दक्षिण रायपुर ही नहीं बल्कि जो राजधानी रायपुर में 4 विधानसभा है, वो ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां जातिगत समीकरण जो है काम नहीं करता, क्योंकि राजधानी रायपुर में सभी जाति के लोग रहते हैं। ऐसी कोई एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं है जिसकी अधिकता सबसे ज्यादा होगी। और दक्षिण रायपुर की बात है तो दक्षिण रायपुर भी एक ऐसा ही विधानसभा क्षेत्र है जहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार से जातिगत समीकरण जो है काम नहीं किया जाएगा। इसमें निष्पक्ष चुनाव होगा और जो पार्टी के उम्मीदवार जिनका वर्चस्व जो जितना सबसे ज्यादा होगा, जिनकी पकड़ जनता के बीच अच्छी होगी, जनता के बीच उनका वर्चस्व जितना ज्यादा अच्छा होगा, शायद जीत उन्हें ही मिलेगी। क्योंकि रायपुर की दक्षिण में जो है जातिगत समीकरण किसी भी हाल में काम नहीं आने वाली है। जिज्ञासा, जैसे आपने बताया कि ब्रजमोहन अग्रवाल अपना उत्तराधिकारी सीट के लिए किसी को बनाएंगे, उनके आसपास रहने वाले, उनके साथ रहने वाले ही किसी का नाम आगे आ सकता है, लेकिन अगर वह नाम आएगा तो किसका होगा? देखिए, जिस तरह से ब्रजमोहन अग्रवाल की करीबियों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो जो संजय श्रीवास्तव है प्रदेश महामंत्री, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। वही सुनील सोनी है जो रायपुर लोकसभा में ब्रजमोहन अग्रवाल से पहले सांसद रह चुके इस लोकसभा क्षेत्र से। केदार गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता माने जाते हैं। वही अनुराग अग्रवाल है जो भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रदेश के जो है मीडिया कोऑर्डिनेटर है। तो ये चारों जो है दक्षिण रायपुर के ये अच्छे उम्मीदवार जो है माने जा सकते हैं। रायपुर में ही वो रहते हैं, रायपुर में उनकी काफी अच्छी पकड़ है। तो इन चारों पर ही जो है अंदेशा लगाया जा रहा है, आकांक्षा लगाई जा रही है कि इन चारों में से किसी एक को जो है
भारतीय जनता पार्टी अपने राइवल से उम्मीदवार बना सकती है। जिज्ञासा, इस सीट पर जैसे कि ये सीट ब्रजमोहन अग्रवाल कद्दावर नेता हैं, उनका गढ़ रहा है, हमेशा वे इस सीट से जीतते चले आए हैं। इस सीट को कांग्रेस के लिए जीतना भी आसान नहीं होगा। उनके चूंकि ये ब्रजमोहन अग्रवाल की सीट है, वह शिक्षा मंत्री रहे, अभी उन्होंने पूर्व में ही इस्तीफा दिया है, तो उनके सामने कौन से बड़े नेता को, किस बड़े उम्मीदवार को उतारा जा सकता है कांग्रेस की ओर से? देखिए, कांग्रेस की ओर से किसी बड़े नेता को नहीं उतारा जाएगा, बल्कि जो लोकल है राजधानी रायपुर के, उन्हें जो इस सीट से उतारा जाएगा। इसीलिए सुनील और सोनी जो है, उसके बाद है बात करें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की, तो जो प्रमोद दुबे जो रायपुर नगर निगम में कांग्रेस के जो है सभापति रह चुके हैं, इनकी जो है दावेदारी के लिए वही कन्हैया अग्रवाल, जो ब्रजमोहन अग्रवाल के विधानसभा चुनाव में जो उनकी भी टक्कर देखने को मिलती। लेकिन हालांकि बात यह है कि ब्रजमोहन अग्रवाल ने जो कन्हैया अग्रवाल को हरा दिया, लेकिन अब इस चुनाव में एक बार फिर से कन्हैया अग्रवाल जो है दावेदारी करने जा सकते हैं और कांग्रेस पार्टी शायद कन्हैया अग्रवाल को दक्षिण रायपुर से जो अपना उम्मीदवार जो है बना सकते हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से इस सीट को लेकर गहमा गहमी तेज है और एक और ब्रजमोहन अग्रवाल का यह सीट गढ़ रहा है, तो जो कि भाजपा आसान लगता है भाजपा के लिए जीतना, और दूसरी ओर कांग्रेस भी इस सीट को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहेगी। बहुत धन्यवाद जिज्ञासा आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि बजट से पहले किसानों, लाडली बहना योजना और घरेलू सिलेंडर को चुनावी वादे उन्होंने याद दिलाए हैं। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार शीघ्र ही अपना बजट पेश करने वाली है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को उन्होंने चुनावी वादा याद दिलाया है। साथ ही कहा कि बजट में उन घोषणाओं के लिए अवश्य प्रावधान किए जाएं जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में की थी। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा सहयोगी जुड़े हुए हैं। सत्यम, जिस प्रकार से बजट आने वाला है मध्य प्रदेश में, इसी सत्र में बजट लाया जाएगा और बजट सत्र से पहले दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले कर्ज को लेकर छींटाकसी करी जा रही थी, सवाल खड़े किए जा रहे थे, निशाने साधे जा रहे थे कांग्रेस की ओर से, और अब कमलनाथ ने जिस प्रकार से याद दिलाई है जो चुनाव से पहले वादे किए गए थे, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, कमलनाथ ने जो जगदीश देवड़ा है डिप्टी सीएम, उन पर निशाना साधा है। उनके बजट को लेकर भी निशाना साधा गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बजट लाने से पहले ये साफ कर लें कि कौन कौन से वादे संकल्प पत्र में बीजेपी ने चुनाव के दौरान किए थे, उन वादों को निभाना है। तो सबसे पहले लाडली बहना योजना थी, जिसमें 1250 रुपए मिल रहे हैं, उसको लेकर के 3000 रुपए देने की बात कमलनाथ ने उठाई है। और उसने कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि संकल्प पत्र वादे में 3000 तक देने के वादा था लाडली बहनों को, महिलाओं को, तो उन महिलाओं को 3000 रुपए मिलना चाहिए। वही जो कृषि क्षेत्र में है, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि संकल्प के वादे में गेहूं का रेट 3100 रुपए देने की बात कही गई थी और जो धान का रेट है वो 2700 रुपए देने की बात कही गई थी। तो धान का रेट और गेहूं का रेट अब तक किसानों को नहीं दिया गया, जिसको लेकर उन्होंने फिर से एक बार बीजेपी को संकल्प पत्र के वादे याद दिलाई है। बजट सत्र से पहले कहीं न कहीं कमलनाथ ने जो है जगदीश देवड़ा बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है और उनको उनके संकल्प पत्र के वादे लगातार याद दिलाते जा रहे हैं। वही देखिए, गैस सब्सिडी और गैस सिलेंडर के दामों को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने संकल्प पत्र में 450 रुपए का वादा किया था, उसको लेकर भी जो पूर्व सीएम कमलनाथ है, उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है और कहा कि बजट सत्र जब 3 जुलाई को लाया जाएगा तो कहीं न कहीं ये जो 3-4 वादे बीजेपी सरकार ने 450 रुपए का गैस सिलेंडर और 3000 रुपए लाडली बहनाओं के खाते में, इसके साथ साथ ही 3100 रुपए गेहूं का रेट और 2700 रुपए जो धान का रेट है वो दिया जाए। तो इन सब बातों को लेकर कमलनाथ ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट भी किया है और लगातार कांग्रेस पर निशाना भी, बीजेपी पर निशाना भी साधा है। बिल्कुल सत्यम, जिस प्रकार से कमलनाथ ने निशाना साधा है, कई योजनाओं को याद दिलाया जो कि चुनाव जीतने के लिए और पार्टी की ओर से, भाजपा की ओर से एक बड़ा ट्रम्प कार्ड भी साबित हुई थी चुनाव जीतने में। लाडली बहना योजना मुख्यतः उसमें से एक है, जिसमें 3000 रुपए 3000 रुपए जो 1250 है उनको करने की बात कही जा रही है। क्या यह आने वाले सत्र में इस तरह की आशंकाएं हैं कि आने वाले बजट सत्र में 3000 रुपए लाडली बहना योजना की राशि की जा सकती है? सत्यम।
सत्यम से हमारा संपर्क टूट गया है। माफ कीजिएगा, सत्यम से हमारा संपर्क टूट गया है। तो बजट सत्र में कई प्रकार की घोषणाएं सरकार की ओर से की जा सकती हैं। 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।